अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की लास्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो आज की एपिसोड बहुत ही मज़े की होने वाली है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी, जो कि है हमारे नॉवल की लास्ट एपिसोड। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने नॉवल की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की एपिसोड में क्या होता है। वो मुश्किल एक दिन इधर गुजार कर एक दिन बाद खुशगवार मूड के साथ ऑफिस से मनेहा के पास आया था। वो किचन की स्लैब पर बैठी अपनी डायरी में जाने क्या पढ़कर मुस्कुराई थी। राहम ने किचन के दरवाजे के पास खड़े होकर इस डायरी को खूनखार निगाहों से देखा था। रकीब कहीं की, अब तो रकीब लगने लगी है ये मनहूस मारी, वो दिल में बड़बड़ाया था। कुछ कहा आपने? उसे देखते मनेहा डायरी बंद करके कैबिन में रखते हुए बोली थी। नहीं, कुछ भी नहीं है, कप कॉफ़ी पिला दो यार, राहम ने कसिलमंदी से कहा था। आते साथ ही कॉफ़ी, अब खाने के बाद ही पीना, वो कैबिन से उतरते हुए बोली। उसके उतरते ही हुए कैबिन से कलफ की नीचे गिरा था। वो कैबिन से उतरकर उसे उठाने को झिकी जब चर की आवाज़ के साथ मनेहा की कमीज़ पिछली जानब से पूरे कमर से चाक हुई थी। वो घबरा कर सीधी हुई, तब तक राहम उसके पास पहुंचा था। मनेहा, तुम्हारी शर्ट, राहम ने फिक्रमंदी से उसे बताना चाहा। वो फ़ौरन से पहले अपनी पुश्त राहम से छुपाने के लिए उसी के सीने से लगा गई थी। ये क्या राहम, पता नहीं मेरे कपड़ों के साथ क्या हो रहा है, ऐसे जैसे किसी ने कट लगाए हो। वो रोने वाली हो गई थी। राहम के दिमाग में झमाका सोआ था। अभी कल ही तो उसने कपड़े धोकर सेहन में सुखाए थे और कल ही राहम लेट नाइट अपने लैपटॉप पर काम करता अचानक पानी पीने कमरे से बाहर आया था। तो वह बाहर लॉन में से अंदर आ रही थी। राहम को देखकर बेख्तियार अपने हाथ पीछे छुपाए थे, मगर वो उसके हाथ में मौजूद कैंची देख चुका था। तब पूछने पर वाएं बाएं शाएं कर गई थी। मतलब क्या बिशु मनेहा को परेशान और जिद करके नीचा दिखाने को इन ऊंचे हथकंडों पर उतर आई थी, और इन हरकतों से वो मजीद उसके दिल से उतर कर अपना मुकाम खो रही थी। राहम ने अफसोस से सर हिलाया था और मनेहा के गिर्द अपने बाजू हमाइल किए थे, जो घबराई सी पुश्त उसके सीने से लगाए खड़ी थी। वो उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया था, और ये रगों में सुरूर दौड़ाता लम्स जो उसे अपने सीने पर महसूस हो रहा था, रगों में उतरता हुआ महसूस किया। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम जल्दी से चेंज करो, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं अभी, और आज डिनर भी बाहर ही करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे। उसके कान में सरगोशी करता उसकी कमर पर अपनी लब रखते हुए बोला था। मनेहा सटपिटाई। राहम की उंगलियां अपने पहलू पर सफ़र करती महसूस हुई तो मनेहा का दिल उछल कर हलक में आया था। राहम, मनेहा ने उसे पुकारा था। फील दिस मैडनेस, फील दिस पैशन, द इंटेंसिटी ऑफ लव। वो आंखें बंद की उसकी कमर पर अपने लम्स छोड़ता मैं होश हो चला था। जितना पागलपन उसकी सरगोशी में था, उतनी ही शिद्दत उसके लम्स में थी, जो मनेहा के जिस्म से उसकी जान खींच रही थी। मगर वो जल्द होश में आया था और अपना कोट उतार कर ज़रा सा पीछे होकर उसके कंधों पर डाल चुका था। मनेहा ने कोट अच्छे से अपने गिर्द लपेट लिया। मनेहा का जाने क्यों दिल भर आया था। तभी पीछे मुड़कर उसके सीने में मुंह देकर सिसक पड़ी थी। वो उसके रोने पर बिखलाया, उसके गिर्द बाजू हमाइल किए थे। ये क्या मन, प्लीज़ मेरी जान, मैं तह कर चुका हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा यार। अब क्यों रो रही हो? उसे सहलाते हुए पूछने लगा था। राहम, ये जाने कौन कर रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मनेहा ने कहा तो उसके माथे पर ढेर सारे बल आए थे। मुझे पता है कौन है, राहम ने कहा तो मनेहा ने भीगी पलकें उठाकर हैरत से उसे देखा था, और ये नज़ारा दुनिया का हसीन तरीन नज़ारा था कि वो इन भीगे पानियों में डूब डूब गया था। कौन? कौन राहम? उसने मासूमियत से पूछा था। कोई नहीं, ये टॉपिक छेड़कर मुझे अपना मूड ख़राब नहीं करना। राहम ने झुककर उसे बाहों में भरा था। वो जैसे उसे देख रहा था वो घबराकर निगाहें झुका गई थी। राहम मुस्कुराया और उसकी आंखों की चमक और इस अजीब सी लपक से घबराकर उसकी गर्दन में मुंह दे गई थी। उसे कमरे में लेकर आया था। तुम ऐसी हालत और इस सिचुएशन में मुझे कब से बहका रही हो मिसिस? राहम ने उसके कान में सरगोशी की थी। वो मजीद खुद में सिमट गई, मगर उसकी गर्दन से मुंह नहीं निकाला था। नीचे उतरो मन, राहम ने मुस्कुराकर कहा, जो टस से मस नहीं हो रही थी। मैं इसका क्या मतलब समझूं कि तुम अपने आप को मेरे सपुर्द कर रही हो? राहम ने उसे छेड़ा था। प्लीज़ राहम, परेशान मत करें, वो रूहानसी हुई थी। वो तो तुम मुझे कर रही हो मन, वो शरारत से बोला था। मुझे बेड पर उतार दें, मैंने हने एक और शोशा छोड़ा था। ये ज़्यादा ख़तरनाक होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें बेड पर उतार कर मैं तुम्हारी रगों में उतर जाऊँगा। वो फिर गमगीन लहजे में सरगोशी करता उसकी जान हवा कर गया था। ओके, सोफे पर उतार दें, वो चिल्लाकर बोली। मैं तब भी एक किस करूँगा और सोफे पर उतार कर तुम्हारी सांसों में उतरूँगा। राहम ने अपना टैक्स वसूल करना चाहा था। अब बहुत ख़राब है राहम। राहम ने उसे सोफे पर उतारा तो वो चमक कर बोली थी। राहम ने एक घुटना सोफे पर टिकाकर अपने लबों से हल्का सा उसके लबों को छूकर उसे पत्थर का बना दिया था। ये लम्स उसकी जान पर बना देता था। मनेहा का दिल पसलियों से सर टकराने लगा था। ज़िंदगी अचानक बहुत बहुत हसीन लगने लगी थी। अपना आप बहुत ख़ास, बहुत अहम लगने लगा था। राहम की मोहब्बत, उसका खोया हुआ मान, उसकी इज्जत उसे वापस बख्श रही थी।
मैं ख़राब हूँ, ये तुम्हें अब पता चला? वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। नेहा मुस्कुराई और उठकर अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम गई थी और चेंज करके बाहर आई। चादर कंधों पर डाली और बाहर आई। बाहर वो लाउंज में उसका इंतज़ार कर रहा था। चले, नेहा ने उसे कहा तो वो दोनों बाहर आए थे। बाहर गेट के पास उसने एक जानब गाड़ी पार्क कर रखी थी। राहम गाड़ी के करीब गया तो हैरान हुआ था। इधर इशू जो इसी अपार्टमेंट में मंडलाती फिर रही थी, अब उन्हें बाहर जाता था एक तलवों पर लगी और सर पर बुझी थी। वो उनके पीछे ही बाहर लपकी थी और वहाँ छुपी खड़ी चेहरे पर कमीनी से मुस्कुराहट से जाए अपने किए गए कारनामे का अंजाम देख रही थी। वो गाड़ी जो उसने बिल्कुल सही पार्क की थी, अब उसके अगले दोनों टायर पंक्चर थे। यकीनन ये भी उसी का कारनामा होगा। राहम सोचकर ही जबड़ा बींस गया था। क्या हुआ राहम? मैंने यहाँ करीब आई थी। कुछ नहीं, गाड़ी पंचर है। ठहरो मैं कैब करवाता हूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा। राहम ने फ़ोन निकाला। कुछ ही मिनट्स के बाद आ भी गई थी। वो दोनों कैब में सवार होकर निकले थे। ईशु गुस्से और हसद से पागल होती, अपने बाल नोचती, पाँव पर टखती अपने कमरे में गई थी। नेहा और राहम ने ढेर सारी शॉपिंग की थी। राहम ने उसे अपनी पसंद के भी ड्रेसेस लेकर दिए थे। उसके चेहरे पर जो खुशी की चमक थी वो राहम को सुकून पहुँचा रही थी। फिर उन्होंने डिनर किया और आइसक्रीम भी खाई थी। अपना सामान हायर की गई कैब में रखकर वो फनलैंड में घूमते रहे। राहम, घर चले, मैं थक गई हूँ, नेहा ने उसे देखते हुए कहा था। ओके, बस एक लास्ट जगह जाना है, वहाँ से सीधा घर चलेंगे। राहम ने उसका हाथ थामा और कैब में आकर बैठा था। किधर जाना है राहम? उसे हैरत हुई थी। सरप्राइज़ है मेरी जान के लिए, वो सुकून से बोला और ड्राइवर की मौजूदगी में इसको अफशानी पर वो ब्लश कर गई थी। तकरीबन 25 मिनट की ड्राइव के बाद वो एक बहुत बड़ी गोल्ड ज्वेलरी की शॉप के बाहर खड़े थे। राहम उसका हाथ थामे अंदर लाया था। अस्सलाम वालेकुम। राहम ने सलाम किया। दुकानदार उसे जानता था शायद, और उसने कुछ ऑर्डर पर बनवा भी रखा था। दुकानदार ने एक शॉपिंग बैग उसके हवाले कर दिया, जिसे वो लिए मनेहा के साथ बाहर आ गया था। मनेहा उलझन भरी निगाहों से उसे देखे गई थी। ये क्या है राहम? मनेहा ने आखिर पूछ ही लिया था। घर जाकर बताता हूँ, यहीं बताने बैठ गया तो मेरी जान को अच्छा नहीं लगेगा। राहम ने मुस्कुराकर उसे और उलझन में डाला था। अब चुपचाप वो गाड़ी में बैठे और घर आ गए थे। राहम ने किराया अदा किया और शॉपिंग बैग्स लेकर नेहा की संगत में अपने कमरे में आया था। तमाम सामान बेड पर रखा और वो ख़ास बैग उसे थमाया था। खोल कर देखो इसे नेहा, राहम ने उसे कहा। नेहा ने वो शॉपिंग बैग खोल कर देखा तो उसमें से दरमियाने साइज़ का एक मामूली डिब्बा था। नेहा ने उसे खोल कर देखा तो हैरान रह गई। उसमें 2 पेंडेंट थे, एक वो जो शायद राहम ने ऑर्डर के लिए सैंपल के तौर पर दिया था, और दूसरा जो वाइट गोल्ड का था और बेहद खूबसूरत और नफीस सा था। राहम, ये तो वही पेंडेंट है जो मरी में। वो बोल ना सकी। हाँ, ये वही है और हमेशा से तुम्हारे लिए ही है। मतलब मैं चाहता था कि इस सैंपल का गोल्ड बनवा कर तुम्हें हमारी गोल्डन नाइट पर मुंह दिखाई का गिफ्ट दूँ, राहम ने सुकून से कहा। मगर नेहा सरता पापा सीने में नहा गई थी। वो कुछ तो हो नहीं सका जो मैंने सोचा था। हाँ, मगर अब तुम ये अपने पास रखो। जब मुझे दिल से माफ़ कर दो और अपने दिल की रजामंदी से ख़ुद को मेरे सुपुर्द करना चाहा तो उस वक्त पहन लेना, और इस वक्त का मैं शिद्दत से इंतज़ार करूँगा मन। राहम ने उसके दोनों हाथ थामे थे, दोनों हाथों की पुश्त पर अपने लब रखे थे। वो घबरा रही थी। राहम चाहता था वो बिल्कुल सुकून में रहे। चलो ये सामान समेट कर आराम करते हैं, सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। वो शॉपिंग बैग्स की जानब मुतवज्जा हुआ तो नेहा भी वो बॉक्स अपने मखसूस राज में रखने को पलट गई थी। मीनाहिल की सुबह आँख खुली तो खुद को उस दुश्मन चाँ के कमरे में उसके बेड पर पाया था। आहट पर दाएं जानब देखा तो वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला और उसी की जानब देख रहा था। उसकी निगाहों का इर्तकाज़ ऐसा था कि मीनाहिल ने फ़ौरन निगाह फेरी थी और आहिस्तगी से उठी। अब तबीयत कैसी है? वो टॉवल सोफे पर रखता उसके करीब चला आया था। मीनाहिल ने जवाब नहीं दिया था, बल्कि आहिस्तगी से बेड से उतरी थी। मन्नू, मैंने कुछ पूछा है? वो नाराज़गी से बोला था। मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, मीनाहिल ने झल्लाकर कहा था। क्यों? उसने उसे अपनी जारहाना गिरफ्त में लिया था। और कब तक चलेगा ये सब? मुर्तज़ा ने उसका चेहरा अपनी जानब घुमाकर पूछा था। जब तक वो यहाँ से चली नहीं जाती। वो भी लगी लिपटी रखे बगैर बोली थी। मुर्तज़ा शरीर सा मुस्कुराया था। तो मैं ये समझूं कि मेरी जान मेरी बुज़दिल जो है जेलस फील कर रही है? वो शरारत भरे अंदाज में बोला था। चाहे मुर्तज़ा अपना काम करें, प्लीज़ मेरा दिमाग मत खाएं, वो झंझला कर बोली थी। मेरा इरादा तो तुम्हें पूरी को खाने का है, सिर्फ इस नाकाफ़ी भेजे से मेरा पेट नहीं भरेगा। वो अब उसे तपा रहा था। अपनी मुझे जानबूझकर उसकी गुदास फूली सी गाल पर रिपकी थी। जानता जो था कि वो चिढ़ती है इनसे। नाकाफ़ी भेजे से क्या मतलब? क्या है आपका? वो तिलमिलाई थी। मुर्तज़ा ने उसके पूरे चेहरे को चूमा था। कुछ नहीं मेरी जान के टूटे, बस अपना ख्याल रखना। उसे आज रवाना कर दूंगा यहाँ से, बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, उसके माथे पर लब रखते हुए बोला था। चलो नाश्ता करो मेरे सामने। उसका हाथ था। मैं किचन में आया जहाँ शुबाना नाश्ता बनाकर उनका इंतज़ार कर रही थी। दोनों ने नाश्ता किया। मिनाहिल मुंह बनाती रही, मगर कल्ब ने उसे ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया था। जा रहा हूँ मेरी जान, जल्द लौटूंगा। अपना और मेरी जूनियर चूहिया का ख्याल रखना। वो शबाना के सामने झुक कर एक मरतबा फिर से उसके माथे पर लब रख गया था। मिनाहिल सिट पिटाई, जबकि वो दांतों तले लब दबाता वहाँ से खिसक गया था। बेशरम कहीं के।
वो चंचलाई जबकि शुबाना कहका लगाकर हंस पड़ी थी, मगर उसके घूरने पर हंसी को ब्रेक लगी थी। मनेहा रो रो कर हलकान हो चुकी थी। राहम ऑफिस से लीव लेकर घर आ गया था। राहिला बेगम की तबीयत ख़राब थी। हयात साहिब ने उन्हें सब सच सच बता दिया था। इसी वक्त से उनकी तबीयत अब ख़राब हुई थी और राहम शर्मिंदा सा उसे लिए लाहौर जा रहा था। मनेहा कुछ नहीं होगा आपी को, प्लीज़ यार चुप करो। राहम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी थी। थका देने वाले सफ़र के बाद वो लाहौर पहुंचे थे और सीधा राहिला के घर ही आए थे और अब वो राहिला बेगम के सरहाने से लगी बैठी थी। सारे कमरे में मौजूद थे। अब राहिला बेगम की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। मनेहा, तुम्हारे साथ ये क्या किया राहम ने? मुझे उससे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। तुम चाहो तो अलग हो सकती हो उससे। मैं अपनी बच्ची को पल पल तड़पते नहीं देख सकती। राहिला बेगम ये बोलकर रो पड़ी थी। मनेहा ने उनके दोनों हाथ थामे थे। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ राहम के साथ। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे बाबा ही नहीं भेजते राहम के साथ। जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ, जो अनकरीब इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें अम्मी। आप तो मेरी आंखों से मेरी परेशानी जांच लेती हैं ना, तो देखें मेरी तरफ, मैं कोई परेशान लग रही हूँ? मनेहा ने उनका चेहरा अपनी जानब घुमाकर उनकी आंखों में देखा था और मनेहा की आंखों में सुकून देखकर वो भी पुरसुकून हो गई थी। राहम जो शर्मिंदा सा एक जानब खड़ा था आगे बढ़ा और उनके सामने अपने हाथ जोड़ दिए थे। राहिला आपी, मुझे माफ़ कर दें। राहिला बेगम ने तेज़ी से उसके हाथ थाम लिए थे। नहीं मेरे बच्चे, अगर मनेहा तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे भी तुमसे कोई गिला नहीं, उन्होंने कहा तो राहम ने कीदत से उनके हाथ चूम लिए थे। अरे कोई नहीं, अच्छे वक्त पर आए तुम लोग, क्योंकि हम तो वैसे भी बुलाने ही वाले थे तुम लोगों को। आज सनम का निकाह होने वाला है, ज़ोहरा बेगम ने मुस्कुराकर बताया तो राहम और मनेहा को हैरत हुई थी, जबकि अब सनम घबराकर जल्दी से किचन की जानब चली गई थी। वाह अम्मी, क्या खबर सुनाई है आपने? मगर कौन है, किससे होगी सनम आपी की शादी? वाह, डेट्स ग्रेट। मनेहा खुशी से उछल पड़ी और ज़ोहरा बेगम के गले में झूल गई थी। सब उसकी जानब देख कर मुस्कुराए थे। अरे अली अब्बास से, मेरा भांजा जो बैरून मुल्क से आया था, तुम तो जानती हो अच्छी तरह, ज़ोहरा बेगम ने उसे याद दिलाया था। अरे अब्बास भाई, आई एम सो हैप्पी, वो कहती बाहर भाग गई थी। सब उसके बचपने पर हंस दिए थे। 2 माह पहले जब ज़ोहरा बेगम का भांजा बाहर से आया था तब मनेहा अच्छी खासी उससे मानूस हो गई थी। वो राहम की वजह से उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ही ट्रीट करता था। हयात साहिब ने भी यूं ही राहम को चलाने को मनेहा के रिश्ते की बात बोल दी थी, जबकि वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। फिर जब 1-2 दफ़ा सनम मनेहा से मिलने उसके घर आई तो अब्बास ने उसे देखते ही अपने लिए पसंद कर लिया। वो तो इतना नेक था कि उसे सनम की पहली शादी टूटने पर भी कोई एतराज़ नहीं था और खुदा की करनी से इन 2 माह के अंदर अंदर रिश्ता पक्का हो गया और आज उसका निकाह था। मुर्तज़ा ऑफिस से आ चुका था और मिनाहिल अपने कमरे में थी। तभी इस खामोशी में गेट खोलकर दुआ अंदर दाखिल हुई थी। सामने शुभाना फ़र्श धो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आपी अस्का किधर है? दुआ ने पूछा तो शुबाना ने मुस्कुराकर वालेकुम अस्सलाम कहते ऊपर की जानब इशारा किया, मतलब वो ऊपर थी। दुआ ऊपर आई तो अस्का जाने कौन सी मेडिसिन अपने हाथ में लिए बैठी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दुआ उसके करीब आई तो आहट महसूस होने पर उसने गड़बड़ाकर अपने हाथ पीछे छुपा लिए थे। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? दुआ ने उसे गहरी निगाहों से देखा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम यूँ अचानक कैसे आ गई? अस्का ने सरसरी लहजे में पूछा। मुर्तज़ा भाई ने आपका निकाह तय किया है जो आज ही होगा। कासिम भाई बहुत अच्छे हैं और निकाह कासिम भाई के घर ही होगा। मैं आपको लेने आई थी तैयारी के लिए। दुआ ने उसके सर पर बम फोड़ा। उसे सरतापा आग लगी थी। मैं किसी कासिम वासिम से शादी नहीं करूँगी दुआ। जाकर बता दो अपने मुर्तज़ा भाई से कि मैं उनके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं कुछ कर बैठूँगी। वो मुँह से झाग उड़ाने लगी थी। दुआ ने अफसोस से सरनफी में हिलाया था। अफसोस, सद अफसोस कि हमने आपका एहसास किया और आपको सड़क से उठा कर ले आई, ये सोच कर कि ज़िंदगी की ठोकरों से शायद आप सुधर गई हूँ, मगर आप तो अभी तक वही खुदगर्ज और मतलब परस्त खटियास का हैं। और अगर इतने एहसानात के बावजूद आप मुर्तज़ा भाई के साथ या उनके बीवी बच्चे के साथ कुछ गलत करने का सोच रहे हैं तो इससे अच्छा कि अपनी नापाक ज़िंदगी का खात्मा अपने हाथों से ही कर लें आप और चुल्लू भर पानी में डूब मरें। तो आज चटक कर बोली थी। अस्का गड़बड़ाई थी। क्या मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तमीज़ से बात करो मुझसे। वो अपनी गलती छुपाने को चिल्लाकर बोली थी। चलाइए मत, वो ज़माना क्या जब आपके चिल्लाने पर मैं डर कर खामोश हो जाया करती थी। और मैंने अभी आपके हाथ में हमल ज़ाया करने की टैबलेट्स देखी हैं। ये मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, भूल गई हैं आप? तो आने सर्द लहजे में कहा था। अब चलती हैं यहाँ से कि मुर्तज़ा भाई को फ़ोन करूँ? तुम हटो यहाँ से, मैं इस फसाद की जड़ को ख़त्म कर दूँगी जो मेरे और मुर्तज़ा के बीच है। उसका शायद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी, तभी दुआ को धक्का देकर दंदनाती हुई नीचे उतरी थी। दुआ उसके पीछे लपकी थी और उसके नीचे पहुंचने से पहले नीचे आकर उस कमरे के दरवाजे पर अस्का के सामने हायल हुई थी। क्या तकलीफ़ है आपको? क्या करने जा रही हैं आप? पीछे हटे। शुबाना पे पुलिस या मुर्तज़ा भाई को कॉल मिलाई, जल्दी। दुआ अस्का के सामने आई थी। शुबाना ये सब देखकर घबराई थी।
मिनाहिल उनकी तेज़ आवाज़ें सुनकर घबरा कर उठे थे और जल्दी से उठकर बंद दरवाजे को लॉक किया था। अस्का ने अपना पीछे छुपाया हाथ अपने सामने किया था जिसमें एक छोटा सा चाकू था। हट जाओ मेरे सामने से दुआ, वरना आज तुम्हारा भी लिहाज नहीं करूँगी, वह जुनूनी अंदाज में चिल्लाई थी। पागल तो नहीं हो गई हैं? ये क्या एहसान फरामोशी कर रही हैं? हटाएं सामने से। और ये मैं तो हटने वाली नहीं हूँ। सामने से चाहे आप मेरी जान ले लें, मेरी लाश से गुजर कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, दुआ ने चिल्लाकर कहा था। अभी कुछ और तमाशा होता कि मुर्तज़ा कुछ लोगों के साथ घर में दाखिल हुआ था और उनमें अस्का के बाबा अयाज साहिब भी थे। मुर्तज़ा और अपने बाप को इतने जारहाना तेवरों में देखकर अस्का को सांप सूंघ गया था। दुआ इसे लेकर लाउंज में चलो, मुर्तज़ा ने दांत पीस कर कहा था। दुआ से बाजू से दबोच कर लाउंज में लेकर आई थी। पीछे वो सब भी आए थे। मौलवी साहिब बिस्मिल्लाह कीजिए, मुर्तज़ा ने सरतरीन लहजे में कहा तो अस्का की आवाज़ हलक में ही दम तोड़ गई थी। कासिम इसी मोहल्ले की मस्जिद का मौलवी था जिसकी बेगम अभी चंद माह पहले ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अल्लाह ताला को प्यारी हो गई थी। औलाद हुई थी नहीं, वो दोबारा शादी करना चाहता था। मुर्तज़ा से काफ़ी अच्छी दोस्ती और गपशप थी। तभी मुर्तज़ा ने उसे अस्का के बारे में सब कुछ बताया। उससे कुछ नहीं छुपाया था तो कासिम ने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर उससे निकाह करने का फ़ैसला किया था। उसकी सोच ये थी कि अगर हमारे मुआशरे में एक ज़ानी, शराबी, बुराइयों में तन से शौहर को एक बीवी माफ़ करके उसे सुधार कर अपना सकती है, तो एक मर्द आखिर यही सब कुछ क्यों नहीं कर सकता। उसे अपनी किस्मत को रब की रज़ा के हवाले किया और इस अड़ियल बफड़ी घोड़ी को काबू करके उसे अच्छाई के नकेल डालने का सोचा था। मौलवी साहिब निकाह के कलमात अदा करने लगे थे जब अस्का से उसकी मर्ज़ी पूछी गई तो अयाज साहिब की वजह से उसने सर इस बात में हिलाकर साइन कर दिए थे। वह जानते थे आज अगर उसने उनके हुक्म से इनहराफ किया तो उसे यहीं जिंदा गाड़ देंगे। मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ था। कासिम मियाँ, अपनी इमानत ले जा सकते हो तुम। इस आवाज़ पर अस्का ने आंख उठाकर देखा तो सामने कासिम मियाँ बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ मौलवी वाला सफ़ेद साफा सर पर बांधे नजरें झुकाए बैठे थे। कासिम साहिब उठ खड़े हुए थे। चलिए, अस्का की जानब हाथ पर बढ़ाया। मजबूरन उसे उठना पड़ा था। दुआ बेटी, अपनी बहन के लिए कोई बुरका लाइए, आज से बल्कि अभी से ये शरई पर्दा करेंगी, कासिम ने कहा तो उसका ने बेख्तियार मुर्तज़ा की जानब देखा था। क्या खूब इंतकाम लिया था मुर्तज़ा ने उसकी तमाम जफ़ाओं का कि उसे ऐसे शख्स के हवाले कर दिया था जिसे देख देख कर उसे हर रोज़ पल पल यह एहसास बिच्छुओं की तरह डंग मारेगा कि वो खुद कितनी गुनहगार है और कितनी गुनाहों में लुथड़ी हुई है। उसे हर पल अपने गुनाहों का एहसास होगा। वो जो बेहिस बन गई थी, गुनाहों पर डटी हुई थी, अब इसने एक इंसान के साथ रहकर उसे पता चलेगा कि वो किस कदर गुनहगार है। असल में तो उसकी अकड़ अब टूटनी थी। वो बेख्तियार अल्लाह ताला के इंसाफ और अपने गुनाहों पर फूट फूट कर रो दी थी। दुआ ने उसे कासिम के साथ लाया, बाया पहनाया था। दुआ, मुझे कहीं नहीं जाना, वो बेबसी से दांत पीस कर बोली थी। वो अब शौहर हैं आपको उठाकर भी ले जा सकते हैं। दुआ ने दांतों तले लब दबाकर उसे डराना चाहा था और हुआ भी यही। कासिम ने सबके सामने दीदा दिलेरी से उसका हाथ थामा और इसे लिए बाहर निकलता चला गया था। मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर दुआ की जानब देखा और चेहरे पर स्टाइल में हाथ फेरे जैसे कहना चाहता हो कि खसकम जहाँ पाक। निकाह की मुबारकबाद छोटे से सहन में गूंज रही थी। सनम चुई मुई सी अब्बास के पहलू में निगाहें झुकाई बैठी हुई थी और अब डेक लगाकर अनम और इन सब ने शुगल मेला लगा रखा था। नेहा ने नीले रंग की कामदार शॉर्ट फ्रॉक के साथ सिल्वर कलर का चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। नीला दुपट्टा कंधों पर सेट किए हल्के मेकअप में वो अनछुई सी कली लग रही थी। राम की निगाहें बार बार भटक रही थी। हंसी मजाक चल रही थी। सब बड़े भी मौजूद थे। इबास के घर वाले चूंकि बैरून मुल्क थे तो उन्हें वीडियो कॉल पर सारा फंक्शन दिखाया गया था। अब से तकरीबन 1 माह तक सनम के पेपर्स बनने के बाद सनम भी आवाज़ के साथ ही बाहर जाने वाली थी। आज काफ़ी अरसे के बाद रहीला बेगम मसरूर सी थी। मनेहा, सबको मिठाई दो, रहीला बेगम ने कहा तो वो डिब्बा उठाकर बारी बारी सबके आगे डिब्बा बढ़ाने लगी। सबने अपनी अपनी पसंद से मिठाई उठाई और खाने लगे थे। राहम सोफे पर बैठा था जब मनेहा उसके आगे डब्बा करने को हल्का सा झुकी थी। राहम की निगाह ऊपर उठी तो पलटना भूल गई थी। वो अपनी जगह पर साकत सा रह गया था। उसकी निगाहों का फोकस देख कर मनेहा ने जल्दी से घेरे बांध से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और अपनी मुट्ठी में वो पेंडेंट छुपा लिया जो हैरान परेशान सा राहम देखने में मसरूफ़ था। प्लीज़ उठा ले मिठाई, मेरी कमर टूट जाएगी, उसका ध्यान बिटाने को आहिस्तगी से बोली तो राहम चौंका था। सब दबी दबी हंसने लगे थे। राहम ने खोए खोए अंदाज में मिठाई उठाई थी। वो जल्दी से वहाँ से खिसक चुकी थी। राहम के होंठों पर मुस्कुराहट बहुत गहरी थी। मुर्तज़ा डुप्लीकेट की से डोर खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो वो डरी सहमी दरवाजे के पीछे छुपी खड़ी हुई थी। मन्नू, मुर्तज़ा ने उसे पुकारा। मिनाहिल ने सितम कर की आवाज़ सुनी तो लपक कर उसके कुशादा सीने में चाय पना तलाश करनी चाहिए। मुर्तज़ा ने उसे खुद में बीछा तो वो रो पड़ी थी। हे मन्नू, तुम इतना क्यों डर रही हो? ये तुम्हारा लंबू ड्रैकुला तुम्हें कभी आँच भी नहीं आने देगा, समझी? उसने उसकी पीठ रिप की थी। मैंने उसका निकाह कर दिया है, वो चली गई है यहाँ से। मेरे और तुम्हारे बीच ना पहले कभी कोई था ना कभी आएगा। वो एक जज़ब के आलम में उसे अपने सीने में बींचे भूले गया था।
फिर उसका चेहरा सीने से निकाल कर अपने सामने किया और माथे पर अपने लब रखे थे। मुर्तज़ा, मैं बहुत डर गई थी, उससे मुंह बसोर कर कहा था। हाँ ना, वो इसलिए कि मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी बुज़दिल चूहिया हो जो हालात का मुकाबला करने की बजाय चूहिया की तरह दबक कर यहाँ छुप गई। मुर्तज़ा ने उसे छेड़ा था। कल मैं मुंह तोड़ दूंगी आपका। वो बना गई थी उसके मजाक उड़ाने पर। कभी तो ये भी बोल दो कि कल मैं प्यार करूंगी आपको, कसम से हसरत ही रह जानी है। मुर्तज़ा ने सर दाबरी थी। मुंह धो रखे अपना, वो नाक चढ़ाकर बोली थी। मैं तो नहाऊंगा, वो भी तुम्हारी मोहब्बत की बारिश में। वो उसके बालों में मुंह देकर बोला था। कल प्लीज़ तंग ना करें। वो मुंह बसोरती सीधा उसके दिल में उतर रही थी। कल्ब ने उसे अपने मज़ीद करीब कर लिया था। वो दोनों वापस रावलपिंडी जा रहे थे। सब बड़ों ने उन्हें दुआओं तले रुखसत किया था। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। मनेहा कन्फ्यूज सी अपनी उंगलियां चटखा रही थी। मुबादा राहम उससे पेंडेंट के मुतल्लिक ना पूछ ले जो उसने चोरी चोरी उससे पहना था, और फिर उसका डर उसके सामने आ ही गया था। मनेहा, तुमने पेंडेंट पहना है? राहम ने पूछकर दांतों तले लब दबाया था। वो पहलू बदल कर रह गई और यूं अनजान बन गई जैसे कुछ सुना ही नहीं था। राहम खामोश हो गया। अब दोबारा वो उससे इस मुतल्लिक बात नहीं करने वाला था, तब तक जब तक वो खुद धड़ल्ले से उसके सामने वो पेंडेंट पहनकर नहीं आने वाली थी। वो उससे इधर उधर की बातें करके उसे रिलैक्स करने लगा। वो भी जल्द बातों में बहल गई थी और इस मुतल्लिक भूल गई थी। वो उससे बात कर रहा था और फ़ोन मुसलसल बज बज कर पागल हो रहा था। लाहौर में भी राहम ने लिशबा की आने वाली मुसलसल फ़ोन कॉल्स की वजह से फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा था, और अब वो फिर मुसलसल टली पर टली बजा रही थी। रिसीव कर ले राहम, अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी ना हो, मनेहा ने सादगी से कहा था। राहम उसकी जानब देख कर रह गया था। कितनी सादा लो थी वो, बिल्कुल शफाफ, दिल की मालिक, किसी से भी किसी किस्म का बुग़्ज़ या कीना अपने दिल में ना रखने वाली हसास से लड़की, जबकि लिशबा उसके बिल्कुल बरअक्स काफ़ी कीना पर और दोगली और हासिद थी। राहम ने फ़ोन यस करके कान को लगाया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात, खैरियत है ना? राहम ने आम लहजे में पूछा था। मैं पूछती हूँ आखिर आप हैं किधर? लाहौर गए थे आप उसके साथ? आखिर उस हराफा ने आपको अपने दाम में फंसा ही लिया ना? क्योंकि इस काम में तो वो काफ़ी एक्सपर्ट है, कई साल की दोस्ती। आखिर इतना तो जानती हूँ उसके बारे में कि उसने किस किस के साथ गुलछड़े उड़ाए हैं। राहम, वो बेवकूफ़ बना रही है आपको, वो एक बदकिरदार। शट अप यू बिच, शट अप, भौंकना बंद करो। अच्छी तरह जानता हूँ मैं कि कौन कितने पानी में है। कहीं तुम ये सब खूबियाँ अपनी तो नहीं बता रही? क्योंकि इंसान जैसा खुद होता है बिल्कुल वैसा दूसरों को समझता है। राहम दाड़ा था, फ़ोन बंद करके पिछली सीट पर फेंका था। मनेहा भी उसके इस कदर गुस्से पर सहम गई थी। राहम, क्या हुआ? मनेहा ने डरते डरते पूछा था। बात मत करो तुम भी मुझसे। तुम्हें क्यों हर किसी से हमदर्दी का बुखार आता है? आखिर किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? तुम्हारे कहने पर फ़ोन रिसीव किया मैंने और उसकी बकवास सुनी। शिट, उसने स्टेयरिंग पर मुक्का बरसाया था। मनेहा अपनी जगह पर दम साध गई थी। फिर सारा सफ़र खामोशी से कटा। वो शाम तक घर पहुँचे थे। राहम उसे घर ड्रॉप करके इसी ख़राब मूड के साथ नाराज़गी से कहीं बाहर चला गया। मनेहा उसे आवाज़ें देती रह गई मगर वो अनसुनी करता निकल गया था। फिर वो डिनर की तैयारी तक बेचैन रही। जानती थी वो किसी सूरत आज लिशबा की शक्ल तक नहीं देखेगा और इधर ही आएगा, तभी वो डिनर तक उसका वेट करती रही। वो उसका फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा था। मनेहा कुछ सोचकर अपने रूम में आई थी। वो कासिम के साथ मस्जिद से मुल्हका इस छोटे से घर में दाखिल हुई। एक तायराना निगाह से 2 कमरों के इस छोटे से बंदर का जायज़ा लिया। छोटा सा बरामदा, मुल्हका किचन और वॉशरूम शायद अटैच ही था। आप थोड़ा आराम कर लिया अंदर कमरे में जाकर। घर में हर ज़रूरत की छोटी से छोटी चीज़ मौजूद है। फिर अगर हो सके तो रात का खाना बना लीजिएगा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। कासिम ने उसे बोला तो उसने तहय्युर से अपने ताज़ा बने शौहर की जानब देखा था, जो चंद घंटों की दुल्हन को खाना बनाने को बोल रहा था। मुझे मालूम है मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को खाना बनाने का बोल रहा हूँ, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। वैसे यूँ आप इस घर से जल्द मानूस हो जाएंगे। वो शायद उसकी सोच पड़ चुका था, तभी मुस्कुरा कर बोला था। अस्का गड़बड़ाई थी और फ़ौरन अंदर चली गई। कासिम मुस्कुराता दीवार में मौजूद छोटे से दरवाजे से मस्जिद चला गया था। वो छोटे से पलंग पर लेटी हुई बेचैनी से करवटें बदलती रही थी। ऐसा बनाऊंगी खाना कि याद रखोगे। हुक्म तो ऐसे दिया जैसे मैं कोई ज़रख़रीद ग़ुलाम हो इनकी। वो जंजलाई थी। लेकिन अगर मुझे फोहड़ या कामचोर समझा तो? वो परेशान हुई और करवट बदली थी। तो समझता फिर है मुझे क्या? उसने फिर करवट बदली थी। क्यों क्यों समझे, जब मैं हूँ नहीं तो? वो जल्ला कर उठी। यूँ भी काफ़ी देर हो चुकी थी। वैसे भी आराम किस कम वक्त को आना था। यूँ ही किचन में आई तो साफ़ सुथरा किचन देखकर रहने वाले को दाद दिए बगैर नहीं रह पाई थी। दरमियाने साइज़ का फ्रिज खोल कर देखा तो उसमें ताज़ा गोश्त, सब्जियाँ और फल पड़े थे। ये अपने घर की मलकियत का एहसास था शायद, जो वो दुपट्टा कमर पर बांधे अब जल्दी से गोश्त निकाल कर गोभी गोश्त का सालन बनाने लगी। गोश्त कुकर में चढ़ाया था और सब्ज़ी काटी। कुकर को टाइम लग गया तो इतनी देर में 4 पेड़ों का आटा गूंद लिया था। उसका यूँ इतने अरसे बाद घरेलू माहौल में काम करके बहुत दिल लग रहा था, तभी वो तवज्जो से अपना काम कर रही थी। गोश्त की भुनाई करके सब्ज़ी डाल दी।
अब वो पेड़े बुना रही थी जब कासिम ईशा पढ़ाकर और अपने हर काम से फारिग होकर अंदर आ चुका था। किचन के दरवाजे पर स्थित दादा वो गौर से उस काया पलट पर हैरानगी से देख रहा था। उसे तो लगा था उसे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी सड़ियल गोड़ी को राह रास्त पर लाने के लिए, मगर वो तो पूरी तरह इन हमाक से अपने काम में मशगूल थी। शायद घर गृहस्थी का सुख इस बेचारी को मिला ही नहीं था, तभी वो पूरी दुनिया से बागी हो गई थी और अपनी मनमर्जियाँ करती फिर रही थी। कासिम को उस पर टूट कर प्यार आया था। अस्का को खुद पर गहरी नज़रों की तपिश का एहसास हुआ तो गड़बड़ाकर पलटी थी। सामने वो बड़े हक से और अजीब से पुरतश निगाहों से उसे निहारने में मसरूफ़ था। वो जल्दी से खुद को कंपोज कर गई। आप कितनी रोटी खाएंगे? वो खुद को कंपोज करने के चक्कर में जितना अहमकाना सवाल कर गई थी उसका एहसास जल्दी हो गया तो दनस्ता हांडी में फजूल में चमचा चलाने लगी थी। कासिम गहरा मुस्कुराया था। ये तो भूख पर मुनहसर करेगा कि कितनी खाई जाएंगी, आप बना दें आपसे जितनी बनती हैं, वो मुस्कुरा कर बोला। अस्का उसकी मायनी खेज ने कहा और बातों से जंचलाई थी। आप अंदर जाकर बैठे, मैं अंदर ही खाना लगा दूंगी। अस्का ने उसकी बोलती निगाहों से तंग आकर उसे टालने को कहा था। ना भाई ना, हम उन शौहरों में से नहीं हैं जो बीवी को ज़रख़लीद कलाम समझकर बैठकर बस हुक्म चलाएं। हम तो अपनी लाडली बेगम का हाथ बटाया करेंगे। वो सुकून से कहता इधर ही रखी चेयर पर बैठ गया था। अस्का उसके लाडली कहने पर अपना दम साध गई थी और चुपचाप रोटी बनाने लगी। रोटी बनाकर उसने किचन के फर्श पर ही दस्तरखान बिछाया। वो दोनों खाना खाने लगे। वो खाना खाते वक्त उसके बनाए खाने की तारीफ में रत्बुल लिसान रहा। अस्का निगाहें झुकाए खाना खाती रही। गले में फंदा सा अटक रहा था, आंखें बार बार नम हो रही थी। इतने नाज नखरे कब उठाए थे किसी ने कब उसे इतना काबिल इतना जाना था। कासिम उसकी हालत समझ रहा था। खाना खा चुके तो कासिम ने जल्दी से उठकर बर्तन उठाए थे। दोनों ने किचन समेटा। वो खड़ी अपनी उंगलियां चटखा रही थी जब कासिम ने बेधड़क उसका हाथ थामा था। चलिए अंदर आराम करते हैं। वो इसीलिए कमरे में आया और कमरे में लाकर उसका हाथ छोड़ दिया। उसे किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती तो हरगिज़ नहीं करने वाला था। इस मचलती चिकनी मछली को बस मोहब्बत की कुंडी डालकर ही काबू किया जा सकता था। कासिम पलंग पर नीम दराज हुआ जबकि वो कमरे में कोई और लेटने की जगह ना पाकर बेबसी से कुर्सी पर बैठकर अपने हाथों की उंगलियां चटखाने लगी। उसका वहाँ क्यों बैठी हैं? इधर पलंग पर आइए, कासिम ने कहते परे खिसक कर उसके लिए पलंग पर जगह बनाई थी। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे बात? आपको कुछ भी पता नहीं है मेरे बारे में। मैं बहुत बुरी हूँ, आप जैसे नेक सच्चे और बाकिरदार इंसान के काबिल नहीं। वो भराई आवाज़ में बोली थी। गले में फंदा सा लग गया था। अगर ये सोचता है कि आप मेरे काबिल नहीं हैं तो आपसे निकाह ही नहीं करता। और अगर मैं कहूँ कि मैं आपका माजी अच्छी तरह जानता हूँ फिर भी कहता हूँ कि मेरे करीब आएँ तो आप क्या तब भी इनकार करेंगी? कासिम ने सुकून से कहा तो उसका ने झटके से सर उठाकर उसकी जानब देखा था और हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। इधर मेरे पास आए इसका। कासिम ने फिर नरमी और मोहब्बत से उसे पुकारा था। अब वो सूसू करती झिझकते उठी थी और जाकर उसके लिए खाली की गई जगह पर बैठ गई थी। अब आप खुद चलकर मेरे पास आई हैं तो क्या मैं ये समझूं कि आप मुझसे आप खुद को मेरे सपुर्द करने का एहसास बख्श रही हैं? कासिम ने मुस्कुराते उसे छेड़ा तो हाथों में चेहरा छुपा गई थी। आज जाने क्यों हर एहसास अछूता और अनोखा ही था। क्या वो सरता पा शर्म से बोझल होकर सुर्ख पड़ गई थी। कासिम ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने सीने पर गुराया था। वो बुखलाई थी मगर कासिम ने उसकी कमर पर बाजू लॉक कर लिए थे। उसके सीने में मुँह देकर रोने लगी थी। अब क्या हुआ आपको? कोई मसला है क्या? कासिम ने थोड़ी सी पकड़कर उसका चेहरा अपने रूबरू किया। उसने भीगी पलकों समेत इस बात में सर हिलाया। क्या? कासिम परेशान हुआ था। मुझे हलवे बनाने नहीं आते, अस्का ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा तो कासिम कहका लगाकर हंस पड़ा था। तो आपको किसने कहा कि मैं हलवे खाऊंगा? कासिम ने दिलचस्पी से उसे देखा था। वो मौलवी लोग खाते हैं ना हलवे, सुना है मैंने। वो रूहानसी हुई। कासिम की हंसी का फवारा छूटा था और इतने दिन बाद वो यूं हंस रहा था। सच है कि एक दूसरे के वजूद का हिस्सा होना, किसी के हयात का शरीक हो जाना, किसी का लिबास हो जाना भी, किसी का साथ पा लेना भी उस रब करीम की एक बहुत बड़ी नेमत है। नहीं, गलत सुना आपने। मुझे मीठा इतना पसंद नहीं। हाँ, अगर कभी ज़्यादा दिल किया मीठे को तो वो बना बनाया मेरे पास ही मौजूद होगा। वो उसके निचले होंठ पर अंगूठा रिप करते हुए बोला तो अस्का की सीटी गुम हुई थी। उससे दूर जाना चाहा मगर वो पूरी तरह उस पर काबिज हुआ था। फिर अस्का ने शराफत से खुद को उसके सुपुर्द कर दिया कि जानती थी अगली ज़िंदगी अब काफ़ी अच्छी और खुशगवार गुजरने वाली थी। मैं नेहा अपने कमरे में गई तो जहन में झमाका सा हुआ। पूरे महीने याद रखकर आज दिन की फिक्रों में तो भूल ही गई कि कल राहम का बर्थडे है। वो नाराज सा और ये बात उसे कहाँ गवारा थी। खाना तो बना ही चुकी थी। अब कुछ खास प्लान करके चौकीदार बाबा से कुछ सामान मंगवाया था। वो सामान ले आए तो पूरी दिल जमाई से अपना कमरा रेड बैलून्स और रेड गुलाबों से सजाया। रेड वेलवेट केक मंगवा कर टेबल पर सजाया और उसके गिर्द गुलाब बिखेर दिए। कमरे में कैंडल्स लगाई थी। जब सारी ज़रूरी तैयारी मुकम्मल कर चुकी तो एक नज़र अपने हुलिये पर डाली। ड्रेसिंग खोला। उसमें से राहम का लाया हुआ एक रेड ड्रेस निकाला था जो कि सुर्ख रंग की पैरों तक आती मैक्सी थी। वॉशरूम गई, फ्रेश होकर मैक्सी पहनकर बाहर आई थी। ड्रेसिंग के सामने बैठी और एक नज़र अपना जायज़ा लिया। फिर हल्का सा तैयार हो गई। मैक्सी के साथ का अब्बर पहनने लिया था।
बाल ड्राई करके यूं ही खुले छोड़ दिए और कानों में हल्के से रेड टॉप्स और गले में वही पेंडेंट पहने रखा और फिर सुर्ख रंग का स्कार्फ सिर पर ले लिया था। आज वो पूरी तरह अपने दिल की रजामंदी से खुद को अपने शौहर के सुपुर्द करने का इरादा रखती थी। वो शौहर जो साल साल से उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था, वो महबूब शौहर जिसने उसके सामने हाथ जोड़कर और रो रो कर अपने रवैये की माफ़ी मांगी थी और अब तक उसकी मर्जी और ख्वाहिश का एहतराम कर रहा था। तो अब जब फैसला हो गया था, जब उम्र भर साथ रहना है ना, तो क्यों ना एक भरपूर शुरुआत की जाए। जब हर सूरत एक साथ रहना है तो क्यों ना निभा कर लिया जाए। इंतज़ार की घड़ियाँ तवील तर होती जा रही थी और वो परेशान। फिर आखिर तंग आकर फ़ोन उठाया और राहम को कॉल मिलाई, जो कि पहली बेल पर ही रिसीव कर ली गई थी। बोलो मन, वो शायद थक चुका था, यह सांप शिकन जंग लड़ते लड़ते। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, अभी के अभी वापस आना है कि नहीं आपने, वो तिल मिलाकर बोली थी। आ रहा हूँ, राहम ने कहा और फ़ोन रख दिया। तकरीबन 12:15 बज चुके थे जब वो घर में दाखिल हुआ था। वो तो कह रही थी कि उसका इंतज़ार कर रही है, मगर यहाँ तो अंधेरा छाया हुआ था। राहम हैरान सा अंदर दाखिल हुआ था। आखिर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मनिहा ने हल्की सी डिम लाइट जलाई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो गाती उसके सामने आई और उसे उसकी तैयारी समेत कमरे की तैयारी सिमत खुशगवार तरीन हैरत में मुब्तला कर गई थी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार तरीन और बड़ा सरप्राइज़ था। उसका मूड सेकंड्स में बदला था। वो उसे निकसिक सा तैयार अपने सामने देखकर हवाओं में उड़ने लगा था जैसे। मन, ये क्या? वो मुस्कुराता उसकी जानब बढ़ा। मनिहा ने उसके हाथ थामे। सरप्राइज, उसने आंखें पटपटाकर कहा। राहम ने फरते जज्बात में उसे सीने में बींचा था। दोनों केक की टेबल तक गए। राहम ने उसका हाथ थामकर केक काटा और एक छोटा सा पीस उसे खिलाया। मनिहा ने राहम को केक खिलाया। ये पल, ये लम्हे बहुत खुशगवार और हसीन थे। उसे इस रूप में देखकर ही अपने होश उड़ा बैठा था। वो मुसलसल उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। दोनों ने किचन में जाकर हल्का फुल्का खाना खाया और राहम फिर उसे हाथ से थामे कमरे में ले आया था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हसीन, खूबसूरत और यादगार तरीन बर्थडे था मन, उसका बाजू थाम कर बोला था। अब अगर ये मेरी लाई हुई मैक्सी पहन ही लिया तो ये स्कार्फ तो हटा कर दिखा दो यार, राहम ने कहते नरमी से स्कार्फ उतार कर एक तरफ रखा था। मनिहा जो हनूज वो पेंडेंट पहने देख राहम के दिल में गुदगुदी सी हुई थी, जबकि अब उसकी बोलती निगाहों के सामने मनिहा के लिए रहना मुश्किल तरीन अमर था। मेरा गिफ्ट की तरह मनिहा, उसने उसके कंधे पर बाजू रखकर मायने खेज अंदाज में पूछा। मनिहा का दिल किया कहीं भाग जाए। और ये जो इतना बड़ा सरप्राइज़ है आपको, वो अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोली थी, जबकि उसके माथे पर चमकता पसीना कुछ और ही दास्तान सुना रहा था। वो धड़ल्ले से वो पेंडेंट पहने उसके सामने थी, जो कि निगाहें भी कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। तभी राहम ने बड़े हक से उसके चेहरे के एक एक नक्श को चूमा था। मनिहा ने सख्ती से आंखें बंद की थी। राहम के होंठ अब पूरी गर्दन पर मोहब्बत के फूल बिखेर रहे थे। मनिहा ने कंधों से उसकी शर्ट मजबूती से दबोच रखी थी। राहम ने उसका अपर उतारा था और मनिहा की जान लबों पर आ गई थी। उसे दूर हटने की कोशिश की, जो कि राहम ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके उसकी पुष्ट झटके से अपने सीने से लगाकर उसकी पिछली गर्दन और कमर पर अपने होंठों का सफ़र शुरू किया। और इस दौरान वो अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाल चुका था। मनिहा की सांस सोनकनी की तरह चल रही थी, मगर अपना जिस्म तो तब बेजान होता हुआ महसूस हुआ जब कमर से सिर्फ नीचे तक खुलती महसूस हुई। राहम, उसने तड़प कर पुकारा था। नहीं मेरी जान, आज चाहे जितना मर्जी पुकारो, मुझे अपनी जान से पूरी हमदर्दी है, मगर ये राहम रहम नहीं करेगा आज। उसकी जानलेवा सरगोशियाँ मनिहा की जान बेजान कर रही थी। तभी पीछे मुड़कर मनिहा ने राहम के सीने में अपना मुंह छुपाया था। राहम ने उसे थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके इन गुदास होंठों पर अपने तिश्नए होंठ रखे थे। प्यास की शिद्दत ज़्यादा थी, तभी मनिहा को लगा वो उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लेगा या उसकी तमाम सांसें अपने सीने में उतार लेगा। वो यूं ही उसके लबों को कैद किए उसे बेड तक लाया था। नरमी से बेड पर लेटाकर उस पर पूरी तरह हावी हुआ था। मनिहा अब हर तरह से उसके दाम में फंस चुकी थी। अब रिहाई कहाँ मुमकिन थी। वो लम्हा ब लम्हा अपनी मोहब्बत उसके जिस्म में अंडेल रहा था। रात कतरा कतरा पिघलती रही, मगर दो पाक रूहों के इस खूबसूरत तरीन मिलन पर पूरी तरह सरशार अपने अंधेरे के परिन पर फैलाती रही। वो चले पैर की बिल्ली बनी पूरे अपार्टमेंट में तनतनाती फिर रही थी। वो अपनी नफरत, हसद और शरपसंद तबीयत के तहत इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि राहम की पॉकेट से साथ वाले अपार्टमेंट की डुप्लीकेट की भी चरा चुकी थी। रात के तीसरे पहर अंधेरे में लिशबा दरमियान का दरवाज़ा खोलकर इस अपार्टमेंट में आई थी। दबे पाँव लाउंज क्रॉस किया और उस कमरे की खिड़की तक गई थी। और फिर अंदर का जो नज़ारा उसने देखा था, सीने पर सांप लौटने लगे थे। परिहा टूटी बिखरी सी हालत में बेहिजाब राहम की बाहों में गहरी नींद में थी और राहम पे शर्टलेस उसका सर अपने सीने पर रखे गहरी नींद में था। वो तनफ्फर भरी निगाहों से ये मंजर देखती वापस चली आई थी। अगले दिन मनिहा की आंख खुली तो नरमी से उठ बैठी। वो वॉशरूम गई और फ्रेश होकर आई थी। बहाने से जाकर किचन में घुस गई और ब्रेकफास्ट बनाया था। राहम फ्रेश होकर किचन में आया तो वो निगाहें चुराती अपने काम करने में मशगूल थी। राहम मुस्कुराया। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। आज राहम की ज़रूरी मीटिंग थी तो जाना पड़ रहा था, नहीं तो आज किस कम वक्त का दिल कर रहा था ऑफिस जाने का। वो ऑफिस जाने लगा तो उसे छोड़ने दरवाजे तक आई थी। राहम ने उसके माथे पर लब रखे थे।
बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझे माफ़ करने के लिए। ये नई खुशगवार तरीन शुरुआत बहुत मुबारक हो मन। वो मुस्कुराया। मनेहा ने मुस्कुराते उसे रुखसत किया था। वो ऑफिस चला गया तो मनेहा कमरे में आई थी। एक पेन किलर लेकर दोबारा सो गई। चंद घंटों बाद इसे आंत हुए कि मरगोलों ने मनेहा का दम घुटा तो उसकी आंख खुली थी। पूरे घर में भड़कती आग में मनेहा इस वक्त घिरी हुई अपने कमरे में बंद थी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगी। बाहर निकलने की कोशिश की तो पता चला दरवाज़ा बाहर से लॉक किया गया है। मनेहा ने हेल्प के लिए चलाते दरवाज़ा दड़दड़ाया था। दम लम्हा पर लम्हा घुट रहा था। खांस से बेहाल हो गई थी। आंखों से पानी नदी के पानी की तरह बह रहा था। आग के शूले बंदर तक बड़क बड़क कर पहुंच रहे थे। राहम हेल्प, बचाओ मुझे, कोई है? वो चिल्ला चिल्ला कर आदमरी हो रही थी। आखिर दम घुटकर बेहोश होकर तिवराकर ज़मीन पर गिरी थी। आग भड़क कर लम्हा ब लम्हा उसके करीब पहुंच रही थी। राहम ऑफिस में था और अपनी मीटिंग से भी फारिग हुआ था। सरशारी रगों में खून बनकर दौड़ रही थी। मोहब्बत को पा लेने का एहसास काफ़ी अछूता था। तभी उस दुश्मनी जान का ख्याल आया तो फ़ोन निकाल कर नंबर डायल किया। मगर ये क्या, फ़ोन तो स्विच ऑफ था। लैंडलाइन पर कॉल की तो वो भी ऑफ। ये हो क्या रहा है यहाँ? वो परेशान हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हो? कुछ तो गड़बड़ है। राहम, मुझे अमान साहिब का वेटिंग कार्ड चाहिए, शायद आपके पास है। मैनेजर उसके कैबिन तक आया था। राहम ने अपना वॉलेट निकाला और उनको विजिटिंग कार्ड दिया था। शुक्रिया, वो बोलकर चले गए। मगर राहम के जहन में झमाका सा हुआ। कुछ गैर मामूली एहसास हुआ, जैसे वो कुछ मिस कर रहा है। दोबारा फ़ौरन से पॉकेट टटोल कर देखी। हैरत अंगेज़ उसके पास जो चाबियाँ मौजूद थी उसमें अपार्टमेंट के दरमियानी दरवाजे की चाबी गायब थी। राहम ने फ़ोन उठाकर ऑफिस से भागकर बाहर निकलते अपार्टमेंट के चौकीदार को कॉल मिलाई, जो दूसरी बेल पर रिसीव कर ली गई थी। जी साहिब, खैरियत? उसने पूछा था। इधर दूसरी जानब जाकर देखो, मनेहा बीबी के अपार्टमेंट की जानब। सब खैरियत है ना? फ़ोन मत रखना। राहम के कहने पर उस जानब आया था, जहाँ धुएं के मरगोले घर से निकलते थे। एक चौकीदार के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। साहिब, इधर आग लगी हुई है। चौकीदार के कहने की देर थी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो जल्दी। ये बोलकर राहम ने फ़ौरन फ़ोन बंद करके गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगाई थी। साथ ही पुलिस को भी कॉल मिलाई थी। 20 मिनट में अपार्टमेंट के बाहर झटके से गाड़ी रुकी थी। वो तूफान की तरह गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की जानब लपका, जहाँ चौकीदार हैरान परेशान दरवाजे के बाहर खड़ा था और साथ ही लिशपा इत्मीनान से चौकीदार की कार्रवाइयाँ देख रही थी। राहम को यहाँ देखकर चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। उसने तो फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। सुबह जब राहम ऑफिस गया और मनेहा सो गई, तब उसने जाकर वहाँ पेट्रोल छिड़का। उसका मोबाइल स्विच ऑफ था और लैंडलाइन की तार निकाल दी। मनेहा का कमरा बाहर से भी लॉक कर दिया। पूरे अपार्टमेंट को लॉक करके पेट्रोल को आग दिखा दी। मगर अब राहम को वहाँ पहुँचते देखकर उसके सीने पर सांप लूट गए थे। खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो? अंदर क्यों नहीं गए अब तक? सर, ये किसी की सोची समझी प्लानिंग है। अंदर आग लगाकर ये देखें बाहर से कितने बड़े बड़े ताले लगाए हुए हैं। मैं कब से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तोड़ो ही नहीं। राहम चिल्लाया और जाने कौन सा जरूर सवार था कि ईंट उठाकर एक ही वार में तोड़ दिया था। इतनी देर में वहाँ पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पहुँच चुकी थी। पुलिस ने राहम की कंप्लेंट पर अपार्टमेंट चारों जानब से घेर लिया था। तेज़ी से दोनों घरों की तलाशी शुरू कर दी। लिशपा को सांप सूख गया था, तभी वहाँ दम साध कर खड़ी तमाशा देखने लगी। फायर फाइटर्स तेज़ी से आग बुझाने लगे। राहम किसी की भी परवाह किए बगैर फायर फाइटर्स से गीली चादर लेकर अंदर घुस गया था। चला हुआ दरवाज़ा पाँव की एक ही लात से खुलता चला गया था। राहम की जान लबों पर आई थी। ऊंधे मुंह फर्श पर पड़ी थी और बाजू अच्छा खासा झुलस चुका था। मनेहा, राहम चिल्लाया और उसके करीब घुटनों के बल बैठकर उसे गोद में भरा। उसे गीली चादर में लपेटा और गीली चादर उसके चेहरे पर रखी, जिससे उसके अंदर गई जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का असर ज़ाहिर हो सकता था। उसे बाहों में भरे बाहर आया था। फायर फाइटर्स आग बुझा चुके थे, इसीलिए लाउंज के फर्श पर बैठा। मनेहा, आंखें खोलो। मनेहा, वो दीवाना वार उससे पुकार रहा था। फायर फाइटर्स के साथ आया। डॉक्टर जो जख्मियों का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देता था, वो भी साथ। उसने जल्दी से मनेहा की पल्स चेक की थी, जो बहुत धीमी चल रही थी। उसे फ़ौरन फर्स्ट एड देने लगा था। सर, ये आग पेट्रोल डालकर जानबूझकर लगाई गई है। ये गेलेंस हाथ वाले अपार्टमेंट से मिला। पेट्रोल डालकर घर को ताला करना, फ़ोन स्विच ऑफ करना एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। फिंगरप्रिंट्स उठा लिए हैं हमने फ़ोन्स और गेलन से। आपको किसी पर शक? ये ले जाएं इसे यहाँ से इंस्पेक्टर। राहम ने लिशपा की जानब हाथ बढ़ाया। वो खूनखार निगाहों से उसे देख रहा था। क्या सच कहा था बुजुर्गों ने? तीजा वड़िया नहीं, चोगा सड़िया नहीं। तीसरा शामिल नहीं हुआ, घर जला नहीं। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है मिस्टर राहम, इन्हें फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर ने मनेहा के बाजू की बैंडेज करते हुए कहा, जिसकी सांस उखड़ सी रही थी। जबकि लेडी पुलिस ने लिशपा को दबोच लिया, जो मनेहा की हालत देखकर मकरूह कह के लगाने लगी थी। राहम अपनी जगह से उठा था और लिशपा के सामने आया। ये तुम हो राहम अब्रखयात? तुम इसके जिम्मेदार तुम हो। मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो चिल्ला रही थी।
शट अप यू बिच, मैंने तुमसे शादी से इनकार कर दिया था। है मैं कसूरवार हूँ कि शादीशुदा होने के बावजूद तुम्हें आस लगाई रखी? मगर जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने तुमसे बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मुझे फ़ोन मत किया करो। याद है ना तुम्हें, मैंने इनकार कर दिया था। तुम ज़बरदस्ती मेरे अपार्टमेंट में चली आई और सुसाइड की धमकी देकर तुमने मुझसे निकाह कर लिया। शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन नहीं जाती, तुम कोशिश तो करती, अपनी अच्छाई तो दिखाती, शायद कहीं कोई गुंजाइश निकल आती। मगर तुमने तो हमेशा ही घटिया तरीन साजिशें की। सच है कि बुराई के रास्ते पर चलने वाले का ना कभी भला हुआ था ना होगा। तो बताओ किसकी गलती थी या किसका गुनाह था? राहम ने उसकी बोलती बंद करवाई थी। उसने राहम का बाजू पकड़ा। राहम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं बहक गई थी, मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करने लगी हूँ। प्लीज़ मुझे बचा ले, मुझे माफ़ कर दे, वो गिड़गिड़ाई थी। अलिशबा, मैं राहम अब्रिक हयात अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। राहम, वो दाढ़ी थी, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, राहम ने कहा था और पीछे मुड़कर मनेहा की जानब बढ़ा। उसे अपनी बाहों में भरा और जल्दी से बाहर की जानब लपका था। अलिशबा सब कुछ गंवा कर फर्श पर बैठती चली गई। पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी। वो हॉस्पिटल के आईसीयू में थी। उसके निज़ाम तनफ्स को कार्बन मोनोऑक्साइड ने बुरी तरह मुतासिर किया था, मगर अब वो ठीक थी और खतरे से बाहर भी। बाजू झुलसा था मगर मामूली नोयत का। सद शुक्र कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वो ठीक थी। चंद घंटों बाद सब रावलपिंडी पहुंच चुके थे। राहिम ने सबसे पहला काम कंपनी से रिज़ाइन देने का किया था। वो लाहौर में ही कोई जॉब तलाश करने वाला था। नर्स बाहर आई थी। पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो होश में है और बिल्कुल ठीक है, आप लोग मिल सकते हैं उनसे, नर्स ने बताया तो सबके चेहरे खिल गए थे। राहम रूम की जानब लपका। सबने उसकी बेचैनी नोट की थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो नीम आंखों से दरवाजे की जानब भी देख रही थी। राहम लपक कर उस तक पहुंचा था। उसका हाथ अपने पुरतपश हाथ में भींच कर अपने लबों से लगाया था। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी मैन, मैं ठीक तरह से तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, ये सब मेरा कसूर है, मेरी वजह से हुआ, राहम ने भीगे से लहजे में कहा। लाल अंगारा आंखें भी नम सी थीं। कुछ देर पहले तक उसकी जान लबों पर आ गई थी। नहीं, आपका क्या कसूर, वो बस एक हादसा था, भूल जाएं। मनेहा ने अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रखा। राहम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे नींद दराज किया और अपने सीने में बींचा था। राहम उसे अलग हुआ क्योंकि आहट महसूस हुई थी। हयात साहिब, जोहरा, राहीला और सनम अंदर दाखिल हुए थे। अब वो हल्की फुल्की बातें करने लगे। राहिम ने इन सब के साथ ही वापस लाहौर जाने का फैसला किया था। 6 माह बाद वो हाथ अपनी कमर पर छुपाए कमरे में दाखिल हुआ था जहाँ वो बिस्तर पर नींद दराज थी। उसके करीब आया था। सरप्राइज़, राहम ने बुलंद आवाज़ में कहा तो मनेहा ने आंखें खोल कर देखा और गहरा मुस्कुराई। राहम ने उसे सीने से लगाया था। कैसी है मेरी जान की तबीयत? वो जो बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी। राहम ने उसके माथे पर अपने लब रखे थे। वो ऑफिस के काम के सिलसिले में 3 दिन से कराची गया हुआ था और अब जब लौटा तो हयात साहिब और जोहरा बेगम से मिलने के बाद सीधा उसके पास ही आया था। अब काफ़ी बेहतर है, उसने आहिस्तगी से कहा और उठकर बैठी। आप लंच करेंगे? मनेहा ने उससे पूछा। हाँ यार, बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगवा दो। वो अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम घुस गया था। मनेहा जो 5 मंथ से एक्सपेक्ट कर रही थी वो आहिस्तगी से जल्दी बाहर आई थी। वो अपने ध्यान में चलती आ रही थी जब उसके पाँव के नीचे टेबल से फिसल कर नीचे गिरा क्रिस्टल का छोटा सा गुलदान आया था। मनेहा लड़खड़ाई थी। राहम जब भी अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, मनेहा की दिल खराश चीख सुनकर दीवानावार बाहर की जानब भागा था। मिनाहिल अपने कमरे में लेटी थी। तबीयत बहुत बोझिल महसूस होती। हमा वक्त पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठी रहती। वो बहुत मुश्किल से एक एक पल गिन गिन कर गुजार रही थी। पैदाइश का वक्त बहुत करीब था। यूं ही फ़ोन उठाकर मनेहा को कॉल मिलाई तो फ़ोन जोहरा बेगम ने उठाया। जो सामने से सुनने को मिला वो काफ़ी दिल दहला देने वाला था। मनेहा गिर गई थी और राहम उसे लिए हॉस्पिटल गया हुआ था। वह भी फ़ोन की जानब मुतवज्जो थी जब मुर्तज़ा कमरे में दाखिल हुआ और उसका परेशान चेहरा देख पूरी तरह उसकी जानब मुतवज्जो हुआ था। क्या हुआ मन्नू? मुर्तज़ा ने पूछ ही लिया। मिनाहिल ने बता दिया कि मनेहा ठीक नहीं है। मुर्तज़ा, मुझे भी कभी मनेहा से मिलना है। और फिर वो मुर्तज़ा से ज़िद करने लगी कि वो मनेहा को देखने हॉस्पिटल जाएगी। मुर्तज़ा ने काफ़ी टाल मटोल की। वैसे भी उसकी लास्ट डेट थी, किसी भी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ सकता था। जब भी उसने मिनाहिल को मना किया, मगर वो अपनी ज़िद सी करने लगी कि जाकर रहेगी। मुर्तज़ा ने लंबी सांस खारिज की और इसे लेकर जाने की हामी भरता उठा वहाँ से और सहारा देकर मिनाहिल को उठाया था। अलमारी से चादर लाकर उसके कंधों पर डाली। मिनाहिल मुस्कुराई थी। इस शख्स ने उसके ज़ख्मों का मदावा बहुत हसीन तरीके से किया था। उसकी मुस्कुराहट पर मुर्तज़ा मुस्कुराया था और झुककर उसके माथे पर लब रखे। मिनाहिल ने आंखें मूंदे इस पाक लम्स को महसूस किया था। उसे अपने हिसार में लिए बाहर की तरफ पड़ा और लाकर उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट पर बिठाया। खुद चलता अपनी साइड पर आया और ड्राइविंग सीट संभाली और हॉस्पिटल की जानब रवां हुए। कुछ देर में आधे रास्ते में अपने नेचर के मुताबिक मिनाहिल से हल्की फुल्की गुफ्तगू करता और कभी उसे छेड़ता जिससे वो गड़बड़ा जाती और वो मुस्कुरा देता।
मिनाहिल बहुत नाजुक और हसास पलों से गुजर रही थी। अक्सर सर भारी रहता, कमर में दर्द रहता और जब भी मुर्तज़ा पास होता तो उसके आगोश में छुप जाती, जहाँ दुनिया जहाँ का सुकून उसे मुयस्सर आ जाता। ड्राइविंग सीट पर अब भी वो वक्तन फ़वक्तन मिनाहिल से पूछ भी रहा था कि वो थक तो नहीं गई, उसकी तबीयत तो ठीक है। वो महज सर हिला देती। अब भी वो मुर्तज़ा को देख रही थी जब मुर्तज़ा ने उसे देखा। क्या हुआ मन्नू? इज़ इट ऑल राइट? मुर्तज़ा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बच्चों की तरह वो मुंह बनाकर बोली तो उसकी मासूमियत पर मुर्तज़ा को टूट कर प्यार आया था। मत करो मन्नू, मैं गोद में बिठा लूँगा, उसे छेड़ते हुए बोला तो वो गड़बड़ाई थी। मुर्तज़ा प्लीज़ ना। अच्छा ठीक है, आ जाओ। मुर्तज़ा ने उसे बाजू से पकड़कर खुद से करीब किया और उसके गिर्द एक हाथ का इशार बनाया और झुककर माथे पर लब रखे जब अचानक से एक बच्चा सामने से बॉल के पीछे भाग आया था। मुर्तज़ा ने स्टीयरिंग पर दोनों हाथ जमाकर फ़ौरन से गाड़ी एक साइड की और ब्रेक पर फुल स्पीड से पाँव रखा, जो फुटपाथ पर जा लगी। जबकि मुर्तज़ा ने मिनाहिल के पेट पर हाथ रखे उसे झटका लगने से भी बचाया था और मिनाहिल को खुद में भेजा था। गाड़ी बहुत जोर से फुटपाथ पर लगी थी। मिनाहिल को बहुत शदीद झटका लगा था। मुर्तज़ा का सर स्टीयरिंग पर लगा। मुर्तज़ा ने सर उठाया तो अचानक सर बुरी तरह घूमा था, मगर खुद की परवाह किसे थी जब उसने फ़ौरन सर झुकाकर उसे देखा, जो दर्द की शिद्दत से शायद अपना मुंह बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मन्नू मेरी जान, तुम ठीक हो? मेरी जान। मुर्तज़ा, मुझे पेन। वो कुछ बोल ना पाई जब एक तकलीफ़ की लहर पूरे जिस्म में दौड़ी थी और वो चिल्ला उठी थी। मन्नू मेरी जान, तुम्हें दर्द हो रहा है? मुर्तज़ा उसकी तकलीफ़ पर बौखला सा गया था। आह! एक दिलखराश चीख मन्नू के लबों से निकली थी। मुर्तज़ा ने गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की थी, मगर बेसूद गाड़ी से धुआं उठ रहा था। ओह शिट, डैम इट, इससे भी अभी ख़राब होना था। मुर्तज़ा का माथा पसीने से भीगा था। वहाँ मिनाहिल की हालत बिगड़ती जा रही थी और कुछ कपड़े और इस तरह से भी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। मुर्तज़ा ने उसे देखा और मज़ीद जान निकली थी। मिनाहिल मेरी जान, हौसला रखो माई लव, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। वो मुसलसल चीखती चलाती मिनाहिल को काबू करते हुए बोला था। खुद हर चीख पर जैसे दिल बैठा जा रहा था। मुर्तज़ा ने फ़ौरन से पहले 1122 पर कॉल मिलाई और किसी करीबी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगवाई थी। मिनाहिल की तबीयत शदीद बिगड़ती जा रही थी, आंखें तक बंद हो रही थी। मिनाहिल मेरी जान। मुर्तज़ा ने उसका सर अपने बाजू पर रखा और उसका चेहरा थपथपाया, जो वो नढाल हो रही थी। मन्नू मेरी जान, आंखें खोलो प्लीज़। वो मुसलसल उसका चेहरा थपथपाए जा रहा था। लोगों का हजूम था जो इनके इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ था। मुर्तज़ा की गाड़ी के शीशे काले होने की वजह से कोई नहीं अंदर देख पा रहा था। कुछ देर में एम्बुलेंस की आवाज़ आई। मुर्तज़ा से बाहों में भरे बाहर निकला था। लोगों को दूर दूर धकेलता वो सीधा एम्बुलेंस की तरफ बढ़ा और मिनाहिल को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर किया। खुद भी अंदर बैठा था। वो नीम जान से चला रही थी, जिससे उसकी तकलीफ़ में मज़ीद बिगाड़ पैदा हो रहा था। शायद वक्त पूरा था। मन्नू की तकलीफ़ किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। वो सब एम्बुलेंस में सवार हुए और गाड़ी हॉस्पिटल की जानब रवाना हुई। हॉस्पिटल पहुंचकर मुर्तज़ा ने तड़पती मिनाहिल को फिर से बाजू में बढ़कर स्ट्रेचर पर लिटाया था। उसकी चादर अच्छे से उसके ऊपर फैला दी थी। मिनाहिल को लेबर रूम में ले जाया गया था। बहुत कठिन वक्त था। मुर्तज़ा पर पल पल बारी था। इस दौरान मिनाहिल की चीखों में मज़ीद इजाफा हुआ था। मुर्तज़ा अपने कदम रूम की तरफ बढ़ाता और फिर रोक लेता। बेचैनी हद से सवा थी। जब कुछ ही देर में मिनाहिल की चीखों की आवाज़ में कमी आई और जब एक नन्ही सी मासूम जान के रोने की प्यारी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मुर्तज़ा की सारी परेशानी फट में दूर हुई थी और अनाबी लबों पर गहरी मुस्कान ने अहाता किया। नर्स बाहर आई थी और मुर्तज़ा से कहा जाकर ज़रूरी सामान लेकर आए। मुर्तज़ा भागा गया था। मुर्तज़ा जल्दी से सामान लेकर वापस आया था। फिर कुछ ही देर में नर्स बाहर आई तो गोद में गुलाबी सा गुल गोदना था। मुर्तज़ा ने इस नन्ही सी जान को थामा जो मन मन करता रोनी सी शक्ल बनाए उसकी गोद में था। मुर्तज़ा की आंख से एक नन्हा सा अश्क टूटकर उसकी गाल पर गिरा था और झुककर प्यार से उसके माथे पर नम लब रखे थे और सफ़ेद रुई की मानद गालों पर लब रखे थे। वो नन्ही सी जान उसकी घनी मूँछों की चुभन से किस्में छाया था और रोने वाली शक्लें बनाने लगा। मतलब माँ की तरह बेटे ने भी इन मूँछों को नापसंदीदा करार दे दिया था। वो गहरा मुस्कुराया था। मेरी नन्ही सी जान, मेरा मोइस, कल मोइस। वो मुस्कुराकर अपने वजूद के हिस्से कोई खूबसूरत नाम और पहचान दे गया था। कुछ देर बाद नर्स ने आकर कहा कि वो मिनाहिल से मिल सकता है। वो बेचैनी से कमरे की जानब बढ़ा। कमरे में दाखिल होकर उसके करीब आया जो नढाल सी थी। मिनाहिल ने मुर्तज़ा और उसकी गोद में अपने नन्हे फरिश्ते को देखा था। बहुत शुक्रिया मेरी जान, मेरी ज़िंदगी पुरसुकून बनाने का, मुझे इतना बड़ा तोहफ़ा देने का तुम्हारा एहसानमंद हूँ मन्नू। मुर्तज़ा ने उसकी दिलजोई की। वो सुकून से आंखें मूंद गई थी। मुर्तज़ा ने बेबी को मिनाहिल के पहलू में लिटाया और उसके बाद सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा किया। 2 नफल शुक्राने के अदा किया और रब के सामने सजदा करके रोकर उसका शुक्रिया अदा किया था। और बिलाशबा रब कहता है, गम में मुझको याद करो और खुशी में भी मुझे मत भूलो। मुझे याद रखो, मेरा शुक्र अदा किया करो। मुर्तज़ा को इसी दौरान नासिया बेगम ज़रूर याद आई थी जब भी आंखें भीगी थीं। आज अम्मी होती तो कितना खुश होती, उनकी लाडली बेटी की औलाद को कितना प्यार करती। मगर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। मगर फिर भी वो खुदा की दी गई बेशुमार नेमतों और अबू अज़ीमुल शान बरकत को पाकर मसरूर सा था।
राहम उसे लिए ज़बरदस्ती हॉस्पिटल आया था। मनेहा का पाँव रिपट गया था मगर उसने खुद को संभाल लिया था और बचत हो गई थी। मगर राहम किसी तौर नहीं मान कर दिया और वह वेला मचाकर उसे हॉस्पिटल उठा लाया। डॉक्टर ने मनेहा का तफसीली चेकअप किया था और बाहर आई। मिस्टर राहम, शी इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट, और बेबी भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि बचत हो गई, कोई फिक्र की बात नहीं। डॉक्टर बताकर वापस हॉल में चली गई। उनके पीछे ही मनेहा बाहर आई। राहम ने सुख का सांस लिया और उसका हाथ थाम कर बाहर आया। दोनों गाड़ी में बैठे। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी मन, वो शिकायती लहजे में बोला। और आपको भी पूरा लाहौर सर पर उठाने की क्या जरूरत थी? अम्मी के सामने मुझे गोद में उठा लिया जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। अब तक शर्मिंदा थे, तभी लाल टमाटर चेहरा लिए मुंह बसोर कर बोली, तो क्या हुआ, मेरी बच्ची की अम्मा तो हो ना, और मेरा बस नहीं चलता कि तुम्हें पलकों पर बिठा लूँ मन, वो मुस्कुरा कर बोला था। मनेहा ने पहलू बदला। और अभी अभी ये जो तुमने मुझे डराया है उसका खराज तो मैं तुमसे अच्छी तरह वसूल करूँगा। अब की बार मनेहा गड़बड़ाई थी क्योंकि महीने हो गए थे इस शख्स की मोहब्बत में शिद्दत और बरफ्तगी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो मनेहा उसकी शिद्दतों पर बुखलाने लगी थी। को जाके उसे बर्दाश्त करना। राहम गहरा मुस्कुराया था। जिंदगी एकदम बहुत खूबसूरत हो गई थी। सनम शादी के बाद अब्बास के साथ पियादे सुधार गई थी। लिशबा की बेल हो गई थी और अब की बार उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसकी भी अच्छी जगह शादी करवा दी थी। अस्का को भी कुछ अर्से के बाद अल्लाह ताला ने बेटी जैसी नेमत से नवाजा था। नीयतें साफ़ हो तो सब कुछ ठीक और अच्छा अच्छा हो ही जाता है। 5 साल बाद वो सब लाउंज में बैठे कहके लगा रहे थे। आज फिर वो साल बाद रीयूनियन के तौर पर मरी के उसी घर में आए थे जहाँ आज से चंद साल कबल आए थे। मुर्तज़ा का शहज़ादा कल्ब मुईज़ राहम की प्रिंसेस इलाफ के साथ खेलने में मसरूफ़ था। दोनों इस डॉल के साथ खेल रहे थे जो इलाफ हर वक्त अपने साथ रखती थी। ढेर सारी बातों के बाद अब उन्होंने रात को काफ़ी लेट महफिल बर्खास्त की थी। सब अपने अपने कमरों में आए। मिनाहिर कपड़े चेंज करके आई तो मुर्तज़ा अपनी आफत के साथ बेड पर बैठा था। मौसम काफ़ी तूफ़ानी सा था और मुर्तज़ा मुईज़ को कहानी सुना रहा था। कहानी सुना चुका तो अब सो जाओ यार, नहीं तो लंबू ड्रेकोला आ जाएगा। और यू नो व्हाट, इस ड्रेकोले से तो तुम्हारी मम्मी भी बहुत ज़्यादा वाली डरती है। वो बज़ाहिर मुईज़ से लगा था मगर जब मिनाहिल ने उसे घूरा तो उसने कांग बिंग कर दी थी। फिर मिनाहिल ने मुईज़ को पास लटाया और उसके बालों में मखसूस तरीके से हाथ फेरने लगी। वो जल्दी नींद की वादियों में उतर गया था। वो सो चुका था तभी मिनाहिल को एक झटके से उसने अपनी जानिब खींचा था। आज मौसम बड़ा बेईमान है आज मौसम, वो सरगोशी में गिनगुनाया था। क्या कहा? लंबू ड्रेकोला से डरती है मम्मी? ठेंगा डरती है? मिनाहिल ने उसे ठेंगा दिखाया था। हाँ, एक मरतबा करीब तो आने दो, मम्मी की पहले की तरह ना होश उड़े तो बात करना, आजमाइश शर्त है, उसे अपने मजबूत हिसार में कैद करता गमगीन लहजे में बोला। तो मिनाहिल के सचमुच होश उड़ गए थे। इलाफ ज़ारों के तार बैठी रो रही थी। अरे क्या हुआ बाबा की जान को? राहम ने उसे पिचकारते हुए पूछा था। बाबा, मुझे से मेरी डॉल गंदी कर दी, आई हेट हिम, वो मुंह बसोर कर बोली थी। राहम ने उसे किसी तरह बहलाकर सुला दिया था। हर वक्त माँ की तरह रोती रहती है, रोंदू कहीं की। राहम ने इलाफ के बालों में हाथ फेरते मनेहा को भी छेड़ना ज़रूरी समझा था। आपकी गलत फहमी है कि इसकी मम्मी रोंदू है, वो तो रुलाने वालों में से है, जैसे उसकी डैडी को 2 माह पल पल रुलाया था। वो इटलाकर बोली थी। राहम ने कलाई से थाम कर अपनी जानब खींचा था। बिल्कुल दुरुस्त, मगर फिर इलाफ का डैडी इन 2 माह के पल पल का खिराज भी तो वसूल करता रहा है राफ की मम्मी से, वो भी कौन सा कम था। उसे अपनी मजबूत पिनाहों में लिया था। राहम प्लीज़ तंग मत करें, वो सरगोशी में बोली थी। मौसम तो तंग करने वाला ही है, वो उसके बालों की लट उसके कान के पीछे अड़स कर बोला था। मनेहा ने चंचलाकर उसके सीने में मुँह छुपाया था। चांद बादलों की ऊँट में छुपा था। जिंदगी यहीं आस पास खड़ी मुस्कुरा दी थी। ख़त्म शुद्ध जी। तो एक लंबा सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा। हमारे नावल का अख्ताम हो गया है। तो कैसा लगा आपको नावल, कैसी लगी एंडिंग? आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लॉन्ग नावल आपको कैसा लगा। आप सबकी तरफ से लॉन्ग से रिव्यू का इंतज़ार रहेगा। पूरे नावल में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, कौन सा करैक्टर पसंद आया, कौन सा नहीं पसंद आया, एंडिंग कैसी लगी, आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। ठीक है जी, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। इसके अलावा जिसे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है जी। तो नावल का नेम था हुब्बे उनीद, मतलब कि ज़िद्दी इश्क, बाय वाहिबा फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड कैसी लगी। ठीक है जी। तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे जी। तो चलिए हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद तुफ़ैल का कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम आपी जी, कैसी हैं आप? एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। मिनाहिल की फुप्पो अम्मी को नहीं जाना चाहिए था एपिसोड में,
चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल यार, बुज़ुर्गों का साया सर पे हो तो ज़िंदगी हसीन लगती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड कैसी लगी, ठीक है जी। देन समरा राजपूत कह रही है नॉवल नेम, तो नॉवल का नेम था हुब्बे उनीद बाय वाहिबा फातिमा। देन फलक खान कह रही हैं एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच फलक खान। देन सोनिया फ़याज़ कह रही हैं वेरी नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच सोनिया फ़याज़। जैनब सगीर कह रही हैं गुड, थैंक यू वेरी मच जैनब सगीर। देन ज़ेब कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू? जहाँ राहिम की बात है तो उसके साथ ठीक ही हो रहा है, इसके बावजूद कि उसने एक्सेप्ट कर ली अपनी मोहब्बत। सही है, अब वो कैसे उस पर यकीन कर ले, इतना आसान तो नहीं होता। बिल्कुल मनीहा इज़ राइट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट वंस योर ट्रस्ट इज़ ब्रोकन बाय योर लव्ड वंस। बिल्कुल नो डाउट। और फिर भी मनीहा ने उसे बहुत जल्द माफ़ कर दिया मेरे मुताबिक तो। और राहिम के लिए भी आसान नहीं है उसको यकीन दिलाना, जब पहले दिन से उसने ये बात बताई थी कि राहम ने क्यों मनीहा से शादी की है। बिल्कुल, कैसे वो जस्ट उसके ऊपर यकीन कर ले। अलिशबा का क्या हुआ फिर? आई थिंक वो ऐसे ही शायद कुछ ही बोर होकर छोड़ देगी। हाँ नहीं, उसे अकल आनी थी, पुलिस के 2 झापड़ पड़ने थे फिर उसे अकल आनी थी। ऐसी लड़कियां भी ख्वार ही होती हैं वैसे। वो पीछे हट जाती, वैसे पीछे हट जाए तो नावल कैसे बनता? बिल्कुल यार, नावल कैसे बनता? नावल की कहानी ही इन विलन से बनती है। जैसे एक दफ़ा सीमा ने कहा था कि विलन्स का भी अपना ही रोल होता है, तो विलन्स भी कहानी में जान डाल देते हैं। मिनाहिल के लिए भी आई फील बैड, शी इज़ टू गुड फॉर इर्तिज़ा। और इसने गलती की अस्का को वापस लाकर। इतनी गिरी हुई लड़की है यार। आई मीन वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में थूकना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आई मीन वो बंदा आउट ऑफ गुडनेस आपको घर लेकर आया है और वो एहसान मंद होने की बजाय उसका घर तोड़ रही है। बिल्कुल कुछ लोग होते हैं जो जाहिल गवार नहीं समझ पाते, तो ऐसी लड़कियां बहुत पछताती हैं आखिर में। टूडेज़ एपिसोड अगेन वाज मज़ेदार। थैंक यू वेरी मच। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आपका कमेंट बहुत 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 ज़्यादा मज़े का था और मुझे वाकई बहुत मज़ा आया, बिकॉज़ आपका कमेंट बहुत हद तक वैसा ही होता है जैसी मेरी राय होती है, तो हमारी राय बहुत मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच ज़ेब, बहुत मज़े का कमेंट था। आगे भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की लास्ट एपिसोड कैसी लगी, और आगे भी आपने एक्टिव रहना है। अब ये वाला नॉवल एंड हो गया तो भाग नहीं जाना, ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच। अंबर अली कह रही हैं औसम यार, आई लव इट वेरी मच, ज़बरदस्त हैप्पी। लिशबा और इसका को सज़ा मिलनी चाहिए। राहम को तो मिल रही है सज़ा, अभी मिलती रहनी चाहिए। गालियाँ देने का दिल किया, जो भी मनीहा के साथ किया सब तक के साथ किया। अभी अलिशबा को अभी तक रखना है तो उसने मुर्तज़ा को मिनाहिल को समझना चाहिए, बट अस्का उसे डरा रही है, तभी वो ठीक नहीं हो रही, डर रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। थैंक यू वेरी मच अंबर। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर मुर्तज़ा को अस्का को नहीं रखना चाहिए था और अस्का की वजह से ही उनके रिलेशन में प्रॉब्लम आई, जैसे इसने अस्का की शादी की तो मिनाहिल भी ठीक हो गई, तो शौहर को कौन बांधता है? ये बात समझनी चाहिए मुर्तज़ा को भी। तो थैंक यू वेरी मच। देन बिलाल राव कह रहे हैं ज़बरदस्त नावल था। थैंक यू वेरी मच बिलाल राव। नावल नेम हुरैम फातिमा कह रही हैं, तो नावल का नेम था, क्या नेम था इसका? हुब्बे उनीद बाय वाहिबा फातिमा। देन राबिया इमरान कह रही हैं वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच राबिया इमरान। नाइमा आरिफ कह रही हैं लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग है, बिल्कुल हैप्पी एंडिंग है। नाजिया हुसैन ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच नाजिया हुसैन। देन आयशा क्वीन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैंने कमेंट किया था कल, पता नहीं क्यों नहीं बता रहा। वो क्यों आपका कमेंट शो नहीं हो रहा? चले मैं चेक करती हूँ। कि मीना इंसान दूसरी शादी कर ली। मैंने पहले ही कहा था कि 1 नंबर का दिल फेंक है, वो दिल तो कर रहा है कि उसका दिल तो कर रहा है उसे इतना मारूं वो ज़िंदगी भर याद रखे। बिल्कुल हमारे दिल खामखा में जलाते हैं ये। यार आज के एपिसोड में हीरो की मम्मी को नहीं मरना चाहिए था, वो करैक्टर बहुत अच्छा था नो डाउट। कल को उसको घर पे नहीं लाना चाहिए था, जिसका बाप उसे रखना नहीं चाहता होगा वो कितनी कमीनी होगी सोचो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मुझे लगता है कि उसने ये गलत किया, बहुत गलत किया था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी छोटी सी नेकी भी आपकी आखिरत आसान कर देती है, तो उसने भी अस्का के साथ नेकी की और वो भी सुधर गई, तो अच्छी बात है कि उसका अंजाम बुरा होने की बजाय उसकी कहानी की भी हैप्पी एंडिंग हो गई।
और वो दूसरी हीरोइन को भी हीरो को माफ़ नहीं करना चाहिए। एक नंबर का घटिया इंसान है तो वाकई घटिया, लेकिन मिन्नतें करके रोब स्यापा पा के तो उसने मना ही लिया उसे। खैर अब हम क्या कर सकते हैं, दूल्हा दुल्हन राज़ी तो क्या करेगा काजी, तो हम बीच वाले काजी क्या कर सकते हैं जब लड़का लड़की राज़ी है। तो थैंक यू वेरी मच आयशा, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। लास्ट एपिसोड पे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड कैसी लगी। ठीक है, इसी तरह सीमा सुल्ताना कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? 20 तारीख से एग्ज़ाम्स है ना, इसलिए पढ़ने में बिज़ी थी, कल कमेंट नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, जैसे ही फ्री हो मुझे लास्ट में कमेंट करें और गायब मत होइएगा, बस मुझे बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहिएगा, बेशक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप भी आयशा ने कल एपिसोड पर कमेंट किया था, पता नहीं उसका कमेंट क्यों नहीं बता रहे हैं। चले मैं देखती हूँ, आई थिंक सो कहीं मुझसे ही ना डिलीट वगैरह हो गया, बिकॉज कल कुछ फालतू से मैं कमेंट्स देख रही थी पोस्ट पे, तो मैं वो डिलीट कर रही थी, हो सकता है मुझसे आगे पीछे हो गया। बाकी मैं फिर भी देखती हूँ एक दफ़ा वीडियो में, अगर हुआ तो यहीं कहीं होगा तो फिर हम वो अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है जी। हीरो एक नंबर का छिछोरा इंसान है यार, उसने दूसरी शादी कर ली। पता है मैं ये बात भूल ही नहीं पा रही हूँ, इसकी वजह से मुझे नॉवल देखने का दिल नहीं कर रहा, पर मैं सिर्फ आपके लिए देख रही हूँ। सो स्वीट ऑफ यू, बस आपका प्यार है, ऐसे ही दिखाते रहे। और वाकई राम ने मारी तो चली थी, मैंने कहा था ना ऐसे लोग आसानी से नहीं मरते। मुझे तो राइटर की समझ नहीं आया, उससे पहले हीरो और हीरोइन की फ्रेंड के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बताया कि हीरो सच में उससे मोहब्बत करता है। मुझे लगता है कि राइटर बीच में कंफ्यूज हो गई थी, बिल्कुल नो डाउट मुझे भी ऐसे ही फील हुआ था। लेकिन राइटर्स ना अक्सर स्टोरी में ट्विस्ट लाने का सोचती हैं ना, जब स्टोरी में ट्विस्ट लाना चाहती हैं, तो ये भी कुछ राइटर्स होती हैं जो स्टोरी में ट्विस्ट बहुत मज़े का लेके आती हैं, लेकिन कुछ ट्विस्ट लाने के चक्कर में सारी स्टोरी का ही बेड़ा गर्क कर देती हैं। तो सच कहूँ तो हीरो मुझे एक नंबर का छोरा बदतमीज़ इंसान लगा। इसमें सारी गलती हीरो की ही है और बाद में उसकी फ्रेंड की भी गलती है। दो हीरो को ज़िंदगी में चुड़ैल जैसी औरतें घुस गई हैं दोनों हीरो की ज़िंदगी में चुड़ैल जैसी औरतें घुस गई हैं और कल्ब को उसे घर नहीं लाना चाहिए था। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मुझे लगता है कि उसकी मम्मी को भी उसने ही कुछ कहा होगा। नहीं ऐसा कोई नहीं था, उसकी मम्मी को उसने कुछ नहीं कहा था, उसे सिर्फ कल्ब से लेना देना था। उसे पूरे नावल में हीरो की मम्मी का करैक्टर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। हीरोइन को माफ़ नहीं करना चाहिए हीरो को, हीरोइन शायद माफ़ कर दे उसे, पर मैं तो इतनी गालियाँ दूंगी, दो भाई मैं भी दूंगी। मुझे लगता है कि नावल की हैप्पी एंडिंग होगी, वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। जी बिल्कुल हैप्पी एंडिंग है। सीमा आपका कमेंट बहुत मज़े का था और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, राहम का करैक्टर नो डाउट, राहम का लास्ट पे जाके करैक्टर अच्छा हो गया था, मनेहा से मोहब्बत भी थी, उसकी केयर भी थी, हैप्पी एंडिंग भी हो गई। लेकिन जो मेन चीज़ थी ना वो ये थी कि स्टार्टिंग पे गलती देखी जाए राहम की ही थी, लेकिन राइटर ने आराम से राहम को निकाल के सारा कसूरवार रिश्पा को ठहरा दिया, तो जो कि अच्छी बात नहीं थी, बिकॉज अगर देखा जाए तो गलती राहम की भी थी। नादिया खान कह रही है हैप्पी एंडिंग है, थैंक यू वेरी मच नादिया खान एंड थैंक यू वेरी मच सीमा, आपका कमेंट एज यूजुअल बहुत मज़े का था। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड कैसी लगी। ठीक है जी। देन माज कह रहे हैं माज बहुत बिजी है, मैं उसकी मम्मी हूँ, प्लीज़ दुआ करें एग्जाम्स में, अल्लाह पाक आपके बेटे को कामयाब करे एंड मोस्ट वेलकम। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नावल कैसा लगा। ठीक है जी। गौसिया खान कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच गौसिया खान EN3QF कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच। जरीना कह रही है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जरीना। उमैर खान कह रहे हैं थैंक यू, आप भी आई थिंक सो ने लिखा था, थैंक यू वेरी मच। मास कह रहे हैं और मनेहा को भी राहम से कोऑपरेट करना चाहिए, कर गई है भाई बेचारी, कोऑपरेट करने के अलावा कर ही क्या सकती थी। अब राहम को अकल आ गई है तो मनेहा ने भी कोऑपरेट कर लिया, बल्कि उस बंदी को तो मोहब्बत थी, बचपन की मोहब्बत ऐसे थोड़ी ना छोड़ी जाती है तो देन अगेन मास कह रहे हैं मिनाहिल का एटीट्यूड अब अच्छा नहीं है, अब ख़त्म करना चाहिए और इसका को भी बाहर करो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। और मिनाहिल का एटीट्यूड इसी वजह से था कि वो सिर्फ कम्प्लेक्स का शिकार हो रही थी, वो थोड़ी सी अपने आप में वो हो रही थी, क्या कहते हैं उसे, अब मुझे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहा, कि वो फील कर रही थी, इनसिक्योर हो रही थी कि अज़का उसके शौहर पे कब्ज़ा कर लेगी या ऐसा कर लेगी, अब शौहर की जो पहली महबूबा थी उसे थोड़ी ना रखेगी। तो मिनाहिल का एटीट्यूड बिल्कुल वो जब कल्ब से यकीन दिला रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मिनाहिल का, अगर हम मिनाहिल की तरफ से देखें तो अपने एक्ट में उसका एक्ट जस्टिफाई था कि वो अपनी जगह पे ठीक थी, लेकिन अस्का के साथ भी अच्छा हो गया। चलो
देन तौसीफ़ कह रहे हैं, इन्होंने लाइक किया, अगेन तौसीफ़ ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच तौसीफ़। देन रामीन रियाज़ कह रही हैं वेरी वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच रामीन रियाज़। हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया आप पे, थैंक यू वेरी मच हारिस। मास कह रहे हैं थैंक यू फॉर एपिसोड, प्लीज़ हैप्पी एंडिंग, बिल्कुल हैप्पी एंडिंग ही होगी। देन प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह रात 7 बजे अपलोड हो जाएगा। मैं मास की मम्मी हूँ और वो एग्ज़ाम्स में बिज़ी है, अल्लाह पाक उसे कामयाब करें एंड मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच मास, आप कल्ब को माफ़ कर दो तो राहम को भी माफ़ कर दो, बिल्कुल दोनों को ही माफ़ी मिल जानी है, अभी हैप्पी एंडिंग नहीं करनी आखिर। तो ज़रूर बताइएगा कि एंडिंग आपको कैसी लगी, आपकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि लास्ट एपिसोड आपको कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। मुझे लॉन्ग सा रिव्यू दीजिएगा तो आप लोग एपिसोड आज की एंजॉय करें। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल नए नॉवल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।